हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 30 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 30 हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 30 राइट्स प्रोवाइड करता है मिनॉरिटीज़ को भाषाई और धार्मिक को लेकर के। पिछले आर्टिकल में जहां हम लोगों ने अनुच्छेद 29 में सेक्शन ऑफ सिटीजन के बारे में कवर किया था, जहां पे जिसके अंतर्गत मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटीज़ दोनों को वो राइट्स प्रोवाइड करता है। बसलते यहाँ पे आर्टिकल 30 में यहाँ पे जो राइट्स प्रोवाइड की जाती है वो शैक्षणिक स्थान प्रदान करने को लेकर के मिनॉरिटीज़ को प्रोवाइड की जाती है, ये ध्यान में रख सकते हैं। इसके अंतर्गत राइट ऑफ मिनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है। शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार को लेकर के इस आर्टिकल के अंतर्गत इसमें वर्णन किया गया है। आइए इसको डिटेल में कवर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट ऑफ मिनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक को, चाहे वो धार्मिक हो या भाषाई हो, मिनॉरिटीज जो है वर्गीकरण जो यहाँ पे किया गया है दो कैटेगरी में किया गया है, एक धर्म को लेकर के, एक लिंग्विस्टिक को लेकर के, ठीक है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, जिसके अंतर्गत यहाँ पे मिनॉरिटीज़ कौन होते हैं उनको यहाँ पे राइट्स जो है वो यहाँ पे आर्टिकल 30 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत जितने भी मिनॉरिटीज़ होते हैं उनके पास अधिकार है कि वो अपना शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार यहाँ पे अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्गों को यहाँ पे प्रदान करता है। इसके साथ साथ राज्य के द्वारा जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ण रकम के उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जैसा कि 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट हमारे संविधान के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, जिसके अंतर्गत जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, जो भी प्रॉपर्टी, लेकिन जी जो प्रॉपर्टी का जो अधिकार था वो मिनॉरिटीज़ के लिए वो चीज़ें नहीं हटाई गई थी। इसके अंतर्गत क्या बताया जा रहा है, यानी जो भी कहीं पर भी डेवलपमेंट का काम किसी भी राज्य सरकार या सरकार के द्वारा किया जा रहा है, अगर वहाँ पे अगर उस डेवलपमेंट के वक्त को लेकर के अगर कहीं पे भी अल्पसंख्यक का जमीन बीच में आ रहा है तो उस केस में उनको कंपनसेशन जो है, जो प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे कही जाती है राइट टू प्रॉपर्टी के अंतर्गत, वो यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जाएगा मिनॉरिटीज़ को, बशर्ते अगर वहाँ की जो ज़मीन है वो मिनॉरिटीज़ की है और अगर वहाँ पे डेवलपमेंट का विकास उस जगह से होकर के गुजर रहा है, तो अगर सरकार को वो ज़मीन चाहिए तो उस ज़मीन के बदले वो रकम उस मिनॉरिटीज़ को नहीं दी जाएगी जिसकी वो ज़मीन है, जबकि उतना ही एरिया का, जितना एरिया का ज़मीन वहाँ पे मिनॉरिटीज़ का है, अगर वो ज़मीन अगर वो सरकार यूज़ करना चाहती है तो मिनॉरिटीज़ की जो ज़मीन है, जितना जिसकी उसकी वैल्यू है उस जगह पे उस ज़मीन की, उतना ही वैल्यू की ज़मीन उसको कहीं और जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जा करके ये जो है वो आगे वो डेवलपमेंट का वर्क जो है वो हो पाएगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो है राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो अधिकार है उसको जो निरस्त कर दिया गया था, वो संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से निरस्त कर दिया गया था, वो चीज़ें जो है वो यहाँ पे मिनॉरिटीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। उनके लिए पहले क्या है, अगर वो मिनॉरिटीज़ की ज़मीन नहीं है तो कंपनसेशन सरकार के द्वारा दे दी जाती थी उन लोगों को उस ज़मीन के बदले, लेकिन यहाँ पे कंपनसेशन रकम जो है, उस अमाउंट जो है वो नहीं दिया जाएगा मिनॉरिटीज़ को, उसी वैल्यू की ज़मीन जो है कहीं और जो है वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये बात यहाँ पे दूसरी पॉइंट के अंतर्गत बताई जा रही है। इसके साथ साथ कोई जो सहायता है, सरकार जो है वो किसी भी तरह का मिनॉरिटीज़ को लेकर के शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ये ध्यान रख सकते हैं। पार्टिकुलर मिनॉरिटी को यहाँ पे राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। अगर सहायता प्रदान की जा रही है सरकार के द्वारा तो सभी मिनॉरिटीज़ कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से, ना कि किसी एक अल्पसंख्यक को कोई भी सहायता यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इसके तहत यहाँ पे ये साफ साफ क्लियर बता दिया जा रहा है कि अनुच्छेद 30 जो है वो सिर्फ अल्पसंख्यक की सुरक्षा का विस्तार यहाँ पे कहा जा रहा है नागरिकों को लेकर के, जबकि अनुच्छेद 29 में ऐसा नहीं था। मिनॉरिटीज़ के साथ साथ मेजॉरिटी भी थी, अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक भी वहाँ पे वर्गीकरण किया गया था, जहाँ पे सेक्शन ऑफ सिटीजन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वाले अनुच्छेद में
कवर किया था। लेकिन अनुच्छेद 30 जो है वो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, मिनॉरिटीज़ को लेकर के ये अधिकार जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ आर्टिकल 30 जो है वो मिनॉरिटी को ये राइट प्रोवाइड करता है कि वो अपने बच्चों को अपनी शिक्षा, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, जो उनकी भाषा है, वो अपनी भाषा को लेकर के वो उनको शिक्षा दे सकते हैं। ये साफ साफ यहाँ पे इस अनुच्छेद के तहत कहा जा रहा है। किस तरह का इंस्टीट्यूशन जो है वो मिनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जो राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ जो रिकॉग्निशन है वो भी वहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा वहाँ पे उसको प्रोवाइड की जाती है। ये पहला कैटेगरी हो गया। दूसरा जो है पहचान जो है, रिकॉग्निशन जो है वो राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है, लेकिन सहायता जो है वो इसके बदले जो फंड वगैरह है वो माइनॉरिटी लोग को खुद से वो मैनेज कर लेते हैं, उसमें वो किसी भी तरह का सरकार से हेल्प नहीं लेते हैं। ये दूसरे कैटेगरी के संस्थान आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं, वो लेते नहीं है सरकार से। और तीसरा ऐसा संस्थान आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे राज्य से ना मान्यता वो उनकी ज़रूरत पड़ती है, ना ही वो उनको किसी भी तरह का सहायता की ज़रूरत पड़ती है अपने शिक्षा के संस्थान को स्थापित करने के लिए। जिसमें पहला और दूसरा कैटेगरी के संस्थान जो आप देख पा रहे हैं उसमें सरकार का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। सरकार वहाँ पे सिलेबस हो गया, एकेडमिक स्टैंडर्ड हो गया, डिसिप्लिन हो गई, ठीक है, सफाई व्यवस्था होगी, ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है, ये राज्य के अनुसार वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज की जाती है। जबकि तीसरा जो संस्थान आप देख पा रहे हैं वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी प्रशासनिक मामलों में कोई भी कानून से रिलेटेड जो है वो राज्य सरकार का यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये साफ साफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चाहे वो आप देख सकते हैं ठेका कानून हो गया, श्रम कानून हो गया, औद्योगिक कानून हो गया, कर कानून हो गया, ये सब इसके आवश्यक आपको तीसरे प्रकार के संस्थान में ये स्वतंत्र होते हैं सरकार की तरफ से, ये ध्यान रख सकते हैं। ये तीसरा तरह का इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनॉरिटी शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये फ्री रहता है, ये ध्यान रख सकते हैं। आपके जो भी सरकार की तरफ से है वो उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। तो ये आपका अनुच्छेद 30 था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। इसको 1-2 बार और देखिएगा वीडियो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों से रिलेटेड वो आपका आर्टिकल है। और अगर मिनॉरिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो वो सिर्फ अनुच्छेद 30 में आपको सिर्फ इसके बारे में जिक्र किया गया है। जबकि देखा जाए मिनॉरिटीज़ के बारे में हम लोगों ने इतना डिस्कस किया, लेकिन अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन का, परिभाषा का, तो हमारे संविधान में अल्पसंख्यक के बारे में कहीं पे भी अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। ये भी बात ध्यान में रखते हुए चलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच सके ये वीडियो। और बाकी फिर हम लोग अगले आर्टिकल में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।